अंबानी और बिरला, ये दो लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। 2000 ईस्वी की बात है कि आप लोग जाइए और इंडिया का एजुकेशन पॉलिसी कैसा होना चाहिए इसका एक ड्राफ्ट बना करके सरकार को दीजिए। तो कंपनी तो मुनाफा कमाने पर लगा हुआ था, उसको एजुकेशन पॉलिसी से क्या मतलब। वो कंपनी जाती है बेंगलोर और वहां के एक प्राइवेट एजेंसी को हायर किया जाता है और कहा जाता है कि आप एक रिपोर्ट बना करके हमको दीजिए, सरकार को सौंपना है। प्राइवेट एजेंसी ने अपना रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट के ऊपर अपना नाम लिख दिया एजेंसी का, और वो सरकार के पास गया और सरकार ने उसको ही आगे बढ़ाने का फैसला लिया। उस बिरला अंबानी कमेटी का जो प्रियम्बल है, जो शुरुआत में ही एजुकेशन की जहां भूमिका बताई गई है, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि शिक्षा का उद्देश्य किसी तरह के सामाजिक मूल्यों के निर्माण से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि मार्केट की मांग को बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। उद्देश्य बहुत साफ कर दिया गया था उसी समय, और ये सारी चीजें सरकार के सारे जो साजिशें थी उन सबको समेट करके आज हमारे सामने 2020 की नई शिक्षा नीति लाई गई है। नई शिक्षा नीति 2020 कब से आई ये एक चर्चा की बात है, लेकिन लंबे समय से छात्र आंदोलन नई शिक्षा नीति के बारे में जोगीरा के माध्यम से इसको प्रस्तुत करता रहा है कि नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, मंत्री जी का बेटा पढ़ने जाए देहरादून कि बाकी लोग चरावे भैंस। और कानून का ड्राफ्ट भले 2020 में तैयार हुआ, लेकिन 2014 में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई, हम सब ने अलग अलग कैंपसों में ये महसूस किया था कि लगातार सरकार की नीतियां शिक्षा को और शैक्षणिक संस्थान को खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए इतनी हमलावर थी और वो इतनी गैर कानूनी दिखने लगी कि सरकार को लगा कि उन्हीं हमलों को समेट करके एक कानून का नाम दे दिया जाए और वही नई शिक्षा नीति हमारे सामने आ जाए। 2016 का वो समय याद कीजिए जब 5 मई 2016 को यूजीसी का एक नोटिफिकेशन आता है, और उस नोटिफिकेशन के बाद देश के तमाम विश्वविद्यालय जहां पर भी रिसर्च होता है, उन विश्वविद्यालयों में 2017, 18 और 19 3 साल तक पीएचडी की सीटें लगभग खत्म हो गई। 86% का सीट कटौती उसको हम लोगों ने देखा, और देश के लाखों ऐसे छात्र जिन लोगों ने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई उस समय में पूरी की थी, उनके लिए कहीं किसी विश्वविद्यालय में कोई सीट तक नहीं बची हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि विश्वविद्यालयों को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जा रही है। कहने का मतलब है कि नई शिक्षा नीति के भीतर तमाम ऐसी बातें हैं जिसको बहुत समय से बीजेपी प्रैक्टिस में ला रही है। वो चाहे FYUP हो, वो चाहे CBCS हो, इन सब के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर बहुत बड़े आंदोलन हुए और फिर से दोबारा पैकेजिंग करके उन्हीं हमलों को हमारे सामने लाया जा रहा है। साथियों, अगर देखा जाए तो नई शिक्षा नीति की भूमिका आज से 20-22 साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उसी समय रखने की कोशिश की गई थी। सन 2000 में उस समय की भाजपा सरकार ने तय किया कि हमें शिक्षा में कुछ बदलाव करना है, और इसके लिए कमेटी बनाई गई, और कमेटी के नाम में कोई लुका छिपी नहीं किया गया। सीधे सीधे उद्देश्य को देखते हुए कमेटी का नाम रखा गया अंबानी बिरला कमेटी। 1-2 पॉइंट मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि जब नई शिक्षा नीति आ रही थी, कई वक्ताओं ने भी ये बात कही कि उस समय देश के अंदर
एजुकेशन के जो हालात थे, क्या उस पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया गया? हाल फिलहाल में बिहार में एन सिन्हा इंस्टीट्यूट एक रिसर्च संस्थान है, उसने सरकार को एक रिपोर्ट, एक सर्वे का रिपोर्ट सौंपा और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि बिहार के अंदर जो 11th और 12th की सरकारी स्कूलों में जहां पढ़ाई होती है, वहां बच्चों की जो औसतन उपस्थिति है, जो क्लास में उनका अटेंडेंस बन रहा है, वो 3.46% बनता है। 100 बच्चे का अगर दाखिला है तो 4 बच्चे भी क्लास नहीं करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, नहीं जाएंगे। अगर वहां मैथमेटिक्स के टीचर नहीं होंगे, साइंस के टीचर नहीं होंगे, इंग्लिश के टीचर नहीं होंगे, तो जाएंगे क्यों बच्चे? तो इस तरह का कोई प्लान नई शिक्षा नीति में नहीं। कहा जा रहा है कि धड़ल्ले से स्कूलों और कॉलेजों को बंद किया जाए। हम तो ऐसे राज्य से आ रहे हैं जहां पे सरकारी आंकड़ा कहता है कि 1 लाख की आबादी पे हमारे यहाँ 27, राष्ट्रीय स्तर पर 27 कॉलेज हैं, लेकिन बिहार के अंदर 1 लाख की आबादी पे सिर्फ 6 कॉलेज हैं। और उसमें भी पिछले 2-2.5 सालों में अगर देखिए तो बड़ी संख्या में ऐसे कॉलेज हैं जिनकी मान्यता रद्द हो चुकी है नई शिक्षा नीति आने से पहले से ही। तो काम नई शिक्षा नीति पहले से कर रहा है। नीति डॉक्यूमेंट होकर के हमारे सामने 2020 में आई और हम अभी भी कंफ्यूज हैं कि पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है। पटना विश्वविद्यालय के यहाँ कई छात्र हैं जिनको एडमिशन लेना था हिस्ट्री ऑनर्स में और दाखिला मिला है इंग्लिश। कुछ नहीं कर सकता है कोई, ये सब नई शिक्षा नीति में चल रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें, कुल मिलाकर के ये कि लड़ाई बहुत लंबी है और ये इतिहास के पहिए को दोबारा से पीछे धकेलने की साजिश नई शिक्षा नीति में है। अब तक इस देश के भीतर छात्र आंदोलन ने जो चीजें संघर्ष करके हासिल की थी वो लिमिटेड थी, लेकिन जो हम लोगों ने हासिल की थी, शैक्षणिक संस्थानों का जिस तरीके से एक हद तक लोकतांत्रिकरण हुआ, उन तमाम चीजों को अंडू करके दोबारा से मध्य युग की तरफ हमारे समाज को, हमारे देश को ले जाने की साजिश है। और इसलिए आईसा ने यह तय किया है कि हमें हर हाल में नई शिक्षा नीति के खिलाफ एक लोकप्रिय आंदोलन, एक जुझारू आंदोलन और एक मुसलसल चलने वाला संघर्ष हम लोग चलाएंगे। आज यहाँ पे अभियान का कोई कल्मिनेशन नहीं है। अलग अलग जिलों में आंदोलन चले और हमें किसी भी छात्र नेता को, आईसा के तमाम साथियों को ये समझना चाहिए कि उन आंदोलनों का यहाँ कल्मिनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि नई शिक्षा नीति का जो हमला है वो इतना व्यापक और इतना तीखा है, हम सबके और आने वाली पीढ़ियों को इतना ज्यादा बर्बाद करने वाला है कि इसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी तय है। और इसीलिए यहां से जाने के बाद हम यही चाहेंगे कि अलग अलग गांवों में, कस्बाई इलाकों में लोगों के साथ नुक्कड़ सभा किया जाए, बैठक किया जाए, देश भर में एक बड़ा प्लान इस तरह का करके इस अभियान को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, और ज्यादा धारदार बनाया जाए। और जब तक केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति को वापस लेने के लिए तैयार नहीं होती है, तब तक आईसा के तमाम साथी एक बड़ी एकजुटता के साथ इस संघर्ष को करते रहेंगे। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे। तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सलाम।